देखो भी आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये नया चैप्टर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि करंट कैसे बनता है। करंट कैसे बनता है? बाय द मोशन ऑफ चार्जेस, यही था, बाय द मोशन ऑफ चार्जेस। अच्छा भाई, जहां पे चार्ज होगा वहां पे क्या बनेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास दो तरह की फील्ड होती है। पहली ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, यहाँ पे हम बोल रहे हैं फील्ड, तो फील्ड का मतलब क्या होता है? या वैसे अगर हम देखें तो फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया। ग्रेविटेशनल एरिया किस चीज का एरिया? जहां पे दो मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके। मतलब ये कौन सा फील्ड है? जहां पे फोर्स लगता है, जितने एरिया के अंदर फोर्स लगता है, ठीक है, जितने एरिया में फोर्स लगता है। अच्छा भाई, अब इस फोर्स की स्पेशलिटी क्या है? ये जो फोर्स लग रहा है इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसका आंसर ये है कि जो ये फोर्स लगेगा ये विदाउट कांटेक्ट लगेगा। ना तो दो मासेस है वो एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो ना वो जो दो चार्ज है वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ऑफ दिस फील्ड, force is applied on every particle or object without any actual contact। ठीक है, without any actual contact। जहां पे कांटेक्ट नहीं होता है वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? फील्ड फोर्स। अच्छा भाई, अभी तक हम ये पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लगता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगता है। अब हमने यहाँ पे ये एक सर्किट बना दिया, इसके अंदर ऐसे चार्ज मूव कर रहा है। क्या इसके अंदर कोई नेट चार्ज होगा? नेट चार्ज। तो आंसर है इसके अंदर नेट चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर लिया है, तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज नहीं होता है। नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। मतलब क्यू कितना है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना होगा? तो आंसर है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर ये चार्ज जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होना चाहिए था, राइट। अच्छा भाई, ये तो चार्ज है, हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे ही जीरो हो गया। अकेला है, दूसरी चीज नहीं रखी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडक्टर और रख दिया और इसके अंदर हमने जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस दोनों के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करके हम यहाँ से प्लस माइनस करके करंट को फ्लो करवा सकते हैं। हम इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, माइनस प्लस। अब की बार करंट कहाँ से जाएगा? नीचे से। तो हमने ये वाला पोर्शन ऑन कर दिया। इसको ऑन करने की बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे की लगा दी। अगर इसके अंदर हम की को इंसर्ट करेंगे तो ये ऑन हो गया, इस की को निकाल देंगे तो ये जीरो। अब करंट नहीं चल रहा। तो पहली सिचुएशन हमने क्या ली कि इसके अंदर करंट नहीं चल रहा है, आई क्या है? जीरो। तो कितना फोर्स लगा? जीरो। जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया, की डाल दी, करंट चला दिया, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था। इसमें तो करंट चल ही रहा है, इसमें करंट डाला तो ये क्या हुआ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया।
अट्रैक्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स लगा। ठीक है, अब फोर्स लगा है तो यहाँ पे या तो एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए था या फिर फील्ड होना चाहिए था। तो इनके बीच में क्या है, एक्चुअल कांटेक्ट है या फील्ड है? फील्ड है। इट मींस ये जो फोर्स लगा ये कैसा है, फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स। हम अभी तक कितना पढ़े हैं कि हमारे पास दो तरह का फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अपार्ट हमारे पास एक नॉलेज और क्या है, नोट करना है या बाद में उसमें नोट कर ले, तो वीडियो में नोट कर लेना। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास नॉलेज क्या थी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम पहले पढ़ चुके। इन दोनों के अलावा हमारे पास एक नॉलेज क्या थी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम क्या है, मैग्नेट। और मैग्नेट क्या होता है, एक स्टोन टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोल देते हैं। एक लोड स्टोन होता है और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है इस स्टोन की, कि ये आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखी, यहाँ पे एक आयरन का पीस रख दिया, क्या इनके बीच में कांटेक्ट है? नहीं है। बट फिर भी ये आयरन, सॉरी ये मैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इनके बीच में कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे फील्ड फोर्स। और ये फोर्स इस मैग्नेट की वजह से लग रहा है, तो इस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये नॉलेज हमको थी। इसके अपार्ट हमारे पास एक नॉलेज और क्या थी, कि ऐसे एक कंपास नीडल होती है जिसपे नॉर्थ साउथ लिखा होता है। ठीक है, आपके फोन में मैप होता है, ठीक है, गूगल मैप। उस गूगल मैप में भी ये एक निडल दिखाते हैं ऊपर। ये किस लिए होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, अब इस निडल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसको हम किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगी, हिलने लग जाएगी। अगर पहले इस सिचुएशन में थी, तो अब ये जो ये डॉटेड लाइन है इस सिचुएशन में आ गई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। अगर इसको हटा देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास एक नॉलेज क्या है, अगर निडल को हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अगर इस निडल को हम फ्रीली सस्पेंड करें, धागे से बांध के अगर मैग्नेट को ऐसे लटका दे, तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करेगी खुद को। ये हमारी अर्थ है, मान लिया ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को ऐसे लटका दिया, तो जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ, क्योंकि अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एडजस्ट कर लेगा। हमारे पास नॉलेज क्या है कि ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से। अब जो ये सेटअप है, ये पहली बार किसने ऑब्जर्व किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ओरस्टेड। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, कब किया, लगभग 1850 के आसपास। वो क्या कर रहे थे, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं कर रखा था, वो अपना कोई साइंटिस्ट थे, वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर। मान लिया अब हम बैठे हैं खाली, हम कोई चीज करना चाहते हैं, वो काम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, खाली बैठे हैं, इस पेन को बंद कर दिया, खोल दिया, बंद कर दिया। हमारे पास स्विच है, स्विच को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। तो वो क्या कर रहे थे, इस स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे। जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टेबल के ऊपर एक ये कंपास निडल रखी हुई थी। वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, बट उनका ध्यान क्या गया कि ये निडल मुड़ रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब साइंटिस्ट थे, उनके पास ये नॉलेज थी कि डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट होती है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं थी, उन्होंने बार बार करके देखा, इसको ऑन ऑफ करके देखा, ये हर बार डिफ्लेक्शन शो करती। ऑन करते तो मुड़ गई, बंद कर दिया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई।
इन्होंने क्या किया, अपनी पोलैरिटी को चेंज करके देखा, जो प्लस था इसको माइनस कर दिया, जो माइनस था इसको प्लस कर दिया। पहले अगर ये ऐसे घूम रही थी तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगी। मान लिया पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी तो बाद में कैसे घूमने लगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई पोलैरिटी चेंज करने से, बट डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब वहां पे मैग्नेट नहीं थी, लेकिन नॉलेज क्या है, डिफ्लेक्शन कब होगा, जब मैग्नेट होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर इस निडल को कौन घुमा रहा था, तो आंसर है इसके अंदर तो करंट चल रहा है, तो फोर्स कौन लगा रहा था, करंट। बाय चांस ऑरेस्टिन ने क्या किया, एक फेमस फिनोमेना को डिस्कवर कर लिया। वो फिनोमेना क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उन्होंने क्या बोला, ए मूविंग चार्ज कैन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। फिनोमेना का नाम क्या दिया, ए मूविंग चार्ज कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स लगता है। अब तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म। ये आपके पहले चैप्टर का नाम है इस यूनिट के अंदर। जो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट है उसके चैप्टर का नाम ये है। क्लियर। अच्छा भाई, ये किसने ऑब्जर्व किया, ऑरेस्टिन ने। कब किया, 1850 में। ये पूरा सेटअप किया। उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताया। उन्होंने क्या बोला, जो ये फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इस वायर के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो, जो इस साइड हमने वो बनाया था सर्किट, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कि उसके अंदर चार्ज किस स्पीड से मूव कर रहा है। इन तीनों को जोड़ दिया, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी पी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इधर देख, बुक को रहने दे। F is equals to K QVP. This K is equals to 1 in meter per second, MKS unit. तो F की वैल्यू क्या आ गई, QVP। अच्छा भाई, फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर चार्ज वेक्टर है या स्केलर है, ये स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड है। ठीक है। बी, अब देखो, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि ये तो स्केलर है। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमको क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है, तो ये कैसा रूल हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर जिसको आप बोल सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा भाई, एक तो ये होता है, एक क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर, तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन या दो तरह के रूल आते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और स्केलर मिले तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और तीसरा वेक्टर ही मिल जाए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इसके परपेंडिकुलर आता है, तो ये फोर्स, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, और मल्टीप्लाई भी क्या मिल रहा है, वेक्टर, तो ये क्या बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसके साथ क्या लिख देते हैं, साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं, कोस थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो यहां से, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डायमेंशन ये डिराइव करके दिखाओगे। ठीक है, इतना फोर्स करो।
देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से हम B की वैल्यू निकाले तो B इज इक्वल टू F बाय क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा को हम डायमेंशन में नहीं लेके चलते, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशंस। हमें B की वैल्यू निकालनी है। फोर्स की क्या होती है, MLT-2। बेसिक है, हमने पढ़ा था कि पहले सिर्फ इसी को याद रखो, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उसको फोर्स की फॉर्म में लेके आओ ताकि इजीली क्लियर हो जाए। क्यू, क्यू क्या होता है, चार्ज। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, और आई को क्या लिखते हैं, ए, और टी को टी। तो क्यू की जगह तो हमने लिख दिया ए टी। अच्छा, ये v क्या है, v इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो यहां से LT-1 ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, M1 L1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो 0, T-2 A-1। देख क्या बुक में यही आंसर है या कहीं गलत किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। एल नहीं है ना, M1 A-1 T-2। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो आ गई इसकी डायमेंशन। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला। कार का नाम सुना ना, टेस्ला, वही इसकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा भाई, ये तो हमने, अगर इसकी यूनिट को हम, अगर इसकी यूनिट को हम फोर्स की टर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, तो देखो B इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड ऊपर चला जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा भाई, अब यहां से इफ Q is equal to 1 कूलम, F is equal to 1 न्यूटन, B is equal to 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने थीटा 90 क्यों लिया, बिकॉज साइन 90 इज 1। हमने सारी चीजों को 1 कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 टेस्ला। देन B इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ये देखो मैंने यहाँ पे बोल के बता दिया, बट ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, आपका एक नंबर में आ सकता है, या तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या यूनिट पूछी जा सकती है, या ये डिफाइन 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करोगे, तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कूलम, एक कूलम चार्ज के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, कहां भागता है, 90 डिग्री के एंगल पे, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1 टेस्ला होगी। मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रही है ना, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स, तो चार्ज कहाँ भागेगा, ऐसे 90 डिग्री पे। ये बात समझ में आई। अच्छा भाई, ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फिर मना कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अच्छा भाई, अब डायरेक्शन होती है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये हमने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज कर, इमेजिनेशन कर, ये एरो ऐसे जा रहा है, अब तू आगे खड़ा है, इसको आगे की तरफ से देखो, तो आगे की तरफ से कैसा दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा। जैसे रेल का इंजन आगे जाता है तो हमको आगे से इंजन इंजन दिखाई देता है, क्या पूरे डब्बे दिखाई देते हैं, नहीं। और जो लास्ट बोगी होती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, ऐसा क्रॉस लिखा होता है, कभी देखा है। अब सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड एक ट्रेन है, पूरी इंजन भी है और लास्ट वाला डब्बा भी है, और आप सामने से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये इंजन,
मतलब ये डॉट दिखेगा। अगर ट्रेन जा रही है, आप पीछे से देख रहे हो तो आपको क्रॉस दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम देखते किस में है, हम देखते तो बोर्ड पे है या पेपर पे है। तो अगर पेपर के अंदर से बाहर आएगी मैग्नेटिक फील्ड तो हमको आगे एरो एरो दिखाई देगा। इट मींस ये बाहर आते हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसी है? बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड। कहां से बाहर आती हुई? प्लेन ऑफ पेपर से, प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, बोर्ड से या प्लेन के पेपर से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम डॉट से शो करेंगे, और वापस इसके अंदर जो जाएगी उसको क्रॉस से, अंदर की तरफ जाती हुई। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये तो डायरेक्शन होगी। कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? आप बुक में देखोगे कई बार आपको ऐसे दिया जाएगा पेपर में, क्वेश्चन में, कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान नहीं रहेगा कि ये अंदर जा रही है बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। अच्छा भाई, चार्ज कहाँ जाएगा? तो आंसर, चार्ज तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। इस डायरेक्शन में चला गया, परपेंडिकुलर हो गया। ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा या सेम डायरेक्शन में होगा? ऊपर ही होगा। 90 0 या 90? इसके अंदर जा रही है। हाँ, और ऊपर। हाँ, 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास एक रूल है। उस रूल का नाम क्या है? F से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नाम सुना है? लेफ्ट हैंड, ये वाला। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हमारी फर्स्ट फिंगर को लेते हैं, मिडल फिंगर को लेते हैं और थंब को। फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मिडल फिंगर की डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आई। अच्छा, तो थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको लिख लो, फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर का दूसरा नाम क्या है? इंडेक्स फिंगर। और ये किसकी डायरेक्शन में होती है? मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में, ठीक है। मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करती है? करंट की डायरेक्शन को, ठीक है भाई। तो थंब किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन आपका किस में आ सकता है? 2 नंबर में भी आ सकता है। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कैसे स्टेट करोगे? उसकी स्टेटमेंट कैसे दोगे? If we stretch first finger, middle finger and thumb of our left hand, then the first finger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of electric current, then the thumb will give the direction of force. और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? बताओ भी, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? फील्ड लाइन तो फोर्स लगाती है। फोर्स लग किसके ऊपर रहा है? चार्ज के ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो आ गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके साथ साथ एक और रूल कौन सा है? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ये क्या कहता है? जैसे मान लिया ये एक कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया? ऐसे अपने सीधे हाथ से ऐसे पकड़ लिया, तो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? Sure. अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हमने करंट को ऐसे दिखा दिया। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट चलेगा। इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या किया? थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर ऐसे जो आएगी, ये किसको शो करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कंडक्टर में से करंट ऐसे जा रहा है तो हमने इसको ऐसे पकड़ा, तो ध्यान से देखो, जैसे ये है वैसे ही ये है। इसके राइट साइड में फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी।
करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके लेफ्ट साइड में से फिंगर बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लेफ्ट से बाहर आएगी। अगर यही कंडक्टर में करंट नीचे जा रहा हो तो क्या करोगे, उल्टा कर दो। करंट नीचे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब करो, तो जो ये फिंगर्स है अब कहाँ जा रही है, इस साइड से अंदर जा रही है, मतलब इसका अपोजिट हो गया। और बाहर कहाँ से आएंगी, यहाँ से। तो जो आपका क्वेश्चन होते हैं वो इसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। हमारे पास एक लूप है ऐसा, और इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, करंट मूव्स क्लॉकवाइज, then the direction of magnetic field is, बाहर आती हुई। क्लॉकवाइज कैसा होगा, इस तरह से, इस तरह से। अब प्लेस योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को कैसे रखोगे इसकी डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, करंट घूम रहा है, तो अब की बार हमने क्या किया, फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में रख दिया। अगर करंट लूप में घूम रहा है तो हम फिंगर्स को लूप में रखेंगे, तो थंब किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। डिफरेंस समझ में आया। पहले हमने कंडक्टर को सीधा रखा था, आगे देखो, पहले हमने कंडक्टर को सीधा रखा, तो हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, क्योंकि थंब एक अकेला है। अब की बार करंट ऐसे घूम रहा है तो हम थंब को तो रख नहीं सकते, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमने क्या किया, फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में रखा। ऐसे घुमाते हैं तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसा कर दें तो क्या होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास क्या है कि प्लेन है, ठीक है भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज कैसा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, एक कंडक्टर है इस तरफ जा रहा है, हाँ ये चार्ज है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहली चीज राइट हैंड को मत लेके चलो, लेफ्ट हैंड लो। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट इस साइड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड, ठीक है। यही अगर बाहर होती तो फिर ये बाहर आ जाता, करंट इस डायरेक्शन में, ये बाहर, करंट इस डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है। इफ B is outward and the current is same, then the force will be downward, ठीक है। अच्छा भाई, कई बार तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया जाता है, कैसे, ए मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर या आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड ए चार्ज इज मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दे दी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्थ, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बताओ भाई क्या होगा, नॉर्थ, ये आउटवर्ड है फोर्स, नॉर्थ में डायरेक्शन है, नॉर्थ में करंट की डायरेक्शन है, तो हम पहले ही बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, वेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब सिमिलर क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो वायर्स हैं, मतलब दो कंडक्टर हैं, उनको हमने पैरेलल प्लेस कर दिया। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। दोनों में सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। यूज लेफ्ट हैंड रूल एंड पाम रूल। दोनों में से किसका यूज होगा, राइट हैंड पाम रूल का यूज होगा या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज होगा। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये बताओ। I repeat my question. We have two parallel conductors. हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या करता है, जो फोर्स की वैल्यू है ना, जो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकाली गई है। पता है आपको कि ये जो हम बोलते हैं A इज इक्वल टू 1 एम्पियर या करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, कैसे निकलता है, ये जब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, तब निकलता है। अब मुझे ये बताओ कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, जल्दी बता। देखो भाई, इसमें पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा या राइट हैंड पाम रूल लगेगा, ठीक है, ये दोनों लगेंगे। तो आंसर है इसमें दोनों रूल लगेंगे, बोथ। बोथ कैसे लगेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडक्टर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। लेफ्ट साइड में करंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम सेकंड कंडक्टर को लेके चले तो फर्स्ट कंडक्टर सेकंड के कहाँ है, राइट में, मतलब इसके लिए यहाँ पे क्या है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये सुनो। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर। अब कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। इज इट क्लियर। अब फिर से, एक कंडक्टर में अगर ऊपर की तरफ करंट है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। हमने इसके ऊपर तो फोर्स देख लिया कि ये इस साइड फोर्स लगेगा, इसके ऊपर देखते हैं कि फोर्स कहाँ लगेगा। तो इसके लिए, इस कंडक्टर के लिए इस साइड कहीं भी देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी ऐसे, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ। इसके अंदर करंट कहाँ चल रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ, इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। अब दो चीजें हैं, एक के ऊपर फोर्स यहां लग रहा है, एक के ऊपर फोर्स यहां लग रहा है, दोनों क्या करेंगी, पास आएंगी। इट मींस बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, आपका बेस भी क्लियर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे जो ये है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ये डिसाइड की गई है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे टॉपिक आएगा, उसके अंदर इसको भी डिफाइन करके दिखाएंगे कि कैसे हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है घर से करके आओगे।